हंगामा। बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। शुरुआत अभी तक की टॉप 4 बड़ी खबरों से। अतीक और अशरफ के कातिल 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं, जहां उनसे पूछताछ कर हत्याकांड के पीछे का सच उगलवाने की कोशिश जारी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता और उसका खास गुर्गा गुड्डू मुस्लिम अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्दी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अतीक के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसका असद से बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। चौथी बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व की जनसंख्या के ताजा आंकड़े पेश कर दिए हैं, जिसके मुताबिक भारत अब चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि आज जब अतीक अशरफ के तीनों कातिलों को प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, तो सुरक्षा ऐसी थी कि परिंदा भी पर न मार सके, क्योंकि पुलिस को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी, इन तीनों का भी हश्र वैसा ही ना हो जाए। इसलिए पुलिस जब तीनों शूटर्स लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को लेकर कोर्ट से बाहर आई, तो उनके चारों तरफ पुलिस का घेरा था। इतना ही नहीं, उन्हें किसी भी तरह के हमले से बचाने के लिए पुलिस ने शील्ड भी लगा रखी थी। सीजेएम कोर्ट से तीनों को निकालने में पुलिस इतनी हड़बड़ी में दिखी कि वो शूटर्स को दौड़ा कर ले गई। यही नहीं, पुलिस वैन से उतरने से लेकर कोर्ट के अंदर तक रास्ते के दोनों तरफ पुलिस ने रस्सी का घेरा भी बनाया हुआ था। रस्सी के घेरे में सिर्फ पुलिस, शूटर्स और केस से जुड़े वकीलों को ही अंदर आने की इजाजत थी। यहाँ तक कि मीडिया को भी रस्सी के घेरे के बाहर ही रखा गया था। अतीक के कातिलों को आज ही प्रतापगढ़ की जिला जेल से प्रयागराज लाया गया था। कोर्ट में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। सीजेएम कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और कोर्ट के भीतर इस केस से जुड़े वकीलों के अलावा बाकी वकीलों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई थी। तस्वीरें देखिए, कितनी सुरक्षा का थ्रेट था। और यहाँ पर कोर्ट परिसर के अंदर जहाँ पर सुनवाई चल रही थी, वहाँ पर भारी संख्या में आरएएफ के जवानों को लगाया गया था। सिर्फ यहाँ पर नहीं, तमाम ये पुलिसकर्मी आपको आते दिखते। पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने तीनों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। कस्टडी मिलते ही पुलिस तीनों शूटर्स को लेकर सीधे प्रयागराज की पुलिस लाइन पहुंची। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस लाइन का मेन गेट बंद कर दिया गया। सुरक्षा कारणों की वजह से तीनों शूटर्स का पुलिस लाइन में ही मेडिकल चेकअप कराया गया। तीनों शूटर्स से पुलिस लाइन में बने क्राइम ब्रांच के रूम में ही पूछताछ की जा रही है, जहां पुलिस के आला अधिकारी तीनों से एक एक कर सवाल जवाब कर रहे हैं। सवाल पूछने वालों में डिप्टी कमिश्नर क्राइम सतीश चंद्र हैं, एसीपी सत्येंद्र तिवारी और इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शामिल हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस लाइन के ये सामने वाले कक्ष में तीनों आरोपियों से एक एक करके पूछताछ की जा रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर एसआईटी तमाम जवाब जो है वो तलाशने की कोशिश कर रही है। पुलिस को इन आरोपियों के मोबाइल की तलाश है। इनसे ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरी वक्त में ये किन लोगों के संपर्क में थे। एसआईटी ने तीनों शूटर्स से पूछने के लिए सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। उसमें कुछ सवालों की लिस्ट हमारे हाथ भी लगी है। आपको उनमें से 20 बड़े सवाल बताते हैं, जिनके जवाब एसआईटी जानना चाहती है। पहला सवाल, अतीक अशरफ का मर्डर क्यों किया? दूसरा सवाल, हत्याकांड की साजिश के पीछे कौन है? हत्याकांड की प्लान शामिल है? क्या इस हत्याकांड में किसी नेता का, कारोबारी का हाथ है? किसी तीनों ने किसी और के इशारे पर हत्या की? क्या तीनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो तीनों एक दूसरे से आखिर मिले कैसे? प्रयागराज में बिना मोबाइल फोन के तीनों एकजुट कैसे हुए? हत्या में इस्तेमाल महंगी विदेशी पिस्टल कैसे और कहां से मिली? अतीक और अशरफ की हत्या करने के बाद तीनों भागे क्यों नहीं? सरेंडर क्यों किया? अतीक अशरफ की कॉलविन अस्पताल की लोकेशन किसने दी? कैसे पता चला कि अतीक अशरफ उसी वक्त लाए जाएंगे? तुम तीनों प्रयागराज कब आए थे? प्रयागराज में कहां पर रुके थे? जिस बाइक से आए वो कहां से मिली? मीडिया का आई कार्ड और कैमरा कहां से लिया? क्या तीनों अतीक अशरफ से पहले कभी मिले थे? गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से क्या रिश्ता है? क्या अतीक अशरफ की हत्या की सुपारी दी गई थी? क्या तीनों किसी माफिया या गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं? अतीक और अशरफ की हत्या का राज फाश करने के लिए एसआईटी अब उन सीसीटीवी तस्वीरों को खंगालने में जुट गई है, जो कॉलविन अस्पताल के आसपास के इलाके में लगे हुए थे।
और जिनकी तादाद 40 के करीब बताई जा रही है। 40 सीसीटीवी की तस्वीरें अलग अलग लोकेशन से ली गई हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से कॉलविन अस्पताल तक 40 सीसीटीवी लगे हुए थे। इन सभी 40 सीसीटीवी फुटेज को एसआईटी अपने कब्जे में ले चुकी है। एसआईटी सीसीटीवी की एक एक तस्वीरों की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए ये पता लगाना चाहती है कि तीनों शूटर्स कहां से आए थे, उनका मूवमेंट क्या था, क्या उनके साथ कोई और भी मौजूद था। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि प्रयागराज में बिना अंदरूनी मदद के शूटर्स इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकते थे। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज से हत्या की साजिश को बेनकाब करने में मदद मिलेगी। अतीक अशरफ हत्याकांड की पहली गाज 5 पुलिस वालों पर गिरी है। पुलिस की कस्टडी में दोनों भाइयों की हत्या ने प्रयागराज पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। और शुरुआती जांच के बाद 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पुलिसकर्मियों में शाहगंज थाने के थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार, धूमनगंज थाने के 2 सब इंस्पेक्टर, धूमनगंज थाने के ही 2 कांस्टेबल शामिल हैं। 5 पर काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। कॉलविन अस्पताल, जिसके गेट के पास अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई, वो शाहगंज थाना क्षेत्र में आता है। 15 अप्रैल की रात 10:30 बजे दोनों की हत्या कर दी गई थी। 18 से 23 साल के 3 हमलावरों ने लाइव कैमरे के सामने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्याकांड के बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर रात के 10:30 बजे अतीक और अशरफ को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए क्यों ले जाया गया। पुलिस जीप को अस्पताल के अंदर न ले जाकर अस्पताल के गेट के बाहर सड़क पर ही रोककर अतीक और अशरफ को क्यों उतारा गया, और जब अतीक पर पहली गोली चलाई गई तो शूटर्स पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग क्यों नहीं की। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी ने कल ही अतीक अशरफ की सुरक्षा में शामिल पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी। अतीक अहमद और अशरफ को कब्र में दफन हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अतीक के पूरे परिवार की चुप्पी पुलिस को बेचैन कर रही है, क्योंकि ऐसी खबरें चल रही हैं कि अतीक के दूसरे बड़े बेटे अली ने जेल में कसम खाई है कि वो अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला जरूर लेगा। अली इस वक्त नैनी जेल में बंद है और वो अपने पिता की हत्या से बौखलाया हुआ है। उसने जेल में ही पिता और चाचा के कातिलों को मारने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर उनके परिवार में काफी गुस्सा है। यही वजह है कि अतीक की हत्या नए माफिया राज की वजह बन सकता है। दोनों की हत्या पुलिस कस्टडी में की गई थी। ऐसे में जिन 3 शूटर्स ने अतीक को मारा है, उनकी जान को जेल में बंद अतीक के 2 बेटों और गुर्गों से बड़ा खतरा है। प्रयागराज की नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली अहमद ने इन तीनों शूटर्स को न छोड़ने की धमकी दे दी है। पहले छोटे भाई असद का एनकाउंटर और उसके बाद पिता और चाचा की हत्या। ऐसा बताया जा रहा है कि अतीक के बेटे अली अहमद ने हत्या करने वाले शूटर्स की मौत का काउंटडाउन शुरू कर दिया है और उसने कहा कि वो तीनों को छोड़ेगा नहीं। अली अहमद ने हिसाब चुकता करने की धमकी दी है। जेल से निकलकर आ रही जानकारी के मुताबिक बौखलाहट में अली अहमद जेल के अंदर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तीनों शूटर्स को छोड़ूंगा नहीं। वो कह रहा था कि आने दो, यही उनका हिसाब किताब करूंगा। रिपोर्ट के मुताबिक अतीक की हत्या की जानकारी मिलने के बाद से ही अली बौखलाया हुआ है। सोमवार को नैनी जेल में अली अहमद की बौखलाहट की खबरें आती रहीं। उसके दीवार में सिर मार लेने की भी खबर थी, लेकिन जेल प्रशासन ने इसे अफवाह करार दिया और अली को पूरी तरह से स्वस्थ बताया। अतीक के बेटे अली पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और हत्या की कोशिश का आरोप है। उमेश पाल की हत्या के बाद उसका नाम भी साजिश करने वाले आरोपियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इस बीच अतीक के बेटे असद का एक पुराना वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में असद एक नहीं 2 पिस्टल और कई कारतूसों के साथ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 9 अक्टूबर 2022 का है। इस वीडियो में बिस्तर पर 2 पिस्टल रखी हैं, साथ ही कई गोलियां भी रखी हुई हैं। असद दोनों पिस्टल को एक एक करके उठाता है, खाली पिस्टल का ट्रिगर भी दबाता है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को असद ने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को भेजा था। इस वीडियो को भेजकर असद ने मोहम्मद मुस्लिम को धमकाया था। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी और माफिया अतीक अहमद के बेटे असद की जान बचाने के लिए उसकी मंगेतर मंतशा ने भी कई उपाय किए थे, क्योंकि असद की मंगेतर मंतशा को डर था कि जिस तरह से पुलिस उसके पीछे पड़ी है, उसका जिंदा रहना मुश्किल है। इसलिए मंतशा ने असद को बचाने के लिए तंत्र क्रिया कराई थी। मंतशा ने असद के लिए बकरे की कुर्बानी दी थी और कुर्बानी के बाद बकरे का मीट गरीबों में बांट दिया था। ये तंत्र क्रिया अतीक के जीजा डॉक्टर अखलाक के घर कराई गई थी। मंतशा मेरठ में रह रही अतीक की बहन आयशा नूरी की बेटी है और असद के एनकाउंटर के बाद से वो भी फरार चल रही है। सूत्रों के मुताबिक फरारी के दौरान असद मंतशा के संपर्क में था। असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के मामले पर एनएचआरसी ने केस दर्ज किया है। असद और गुलाम के एनकाउंटर के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। शिकायत में एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। अतीक अहमद अपने बेटे असद को राजनीति में उतारना चाहता था। 2014 के चुनाव में मेरठ के काठौर सीट से असद को चुनाव लड़वाने की तैयारी हो रही थी। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा सत्ता में है, इसलिए जो चाहे वो कर रही है, लेकिन लोकतंत्र हमेशा कायम रहेगा। इस संविधान पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है।
प्रयागराज की घटना पर मुख्यमंत्री योगी ने गृह विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीएम ने एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश से भी बात की है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद का अंत हो चुका है। अतीक का गैंग लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में माफिया राज की सफाई का काम यही रुकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यूपी में 61 माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है। ये माफिया वन, शिक्षा, पशु तस्करी, शराब और खनन जैसे कामों से जुड़े रहे हैं। आरोप है कि इन्होंने राजनेताओं के संरक्षण में नियम कानूनों को ताक पर रखकर अरबों की संपत्ति अर्जित की है। खास बात यह है कि इनमें से 50 लोगों के नाम शासन ने खुद जोड़े हैं, जबकि 11 नाम अलग अलग जिलों की ओर से भेजे गए हैं। अब इन सब माफियाओं की रीढ़ तोड़ कर उनसे अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को वापस जब्त करने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की लिस्ट जारी होने से एक दिन पहले ही कहा था, यूपी में अब कोई भी माफिया लोगों को डरा नहीं सकेगा। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। कोई नहीं डरा धमका सकता है। योगी सरकार द्वारा जारी की गई माफियाओं की लिस्ट ने उन लोगों का मुंह भी बंद कर दिया है जो एक धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप लगा रहे थे। योगी की लिस्ट में प्रदेश के हर माफिया को निशाने पर रखा गया है, जबकि इसमें विधायकों, पूर्व विधायकों के साथ बीजेपी नेताओं के नाम भी शामिल हैं। लिस्ट में ऊधम सिंह, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, राजन तिवारी, हाजी इकबाल और ब्रजेश सिंह जैसे लोगों का नाम भी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक माफियाओं के खिलाफ अभियान के दौरान इनके गैंग्स को खत्म किया जाएगा। साथ ही उनसे करीब 500 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त करने का लक्ष्य है। अतीक अशरफ गैंग के बाद अब अपना नाम सीएम योगी की हिट लिस्ट में आने के बाद सूची में शामिल माफियाओं की नींद उड़ गई है। अब इनके खिलाफ अलग अलग एजेंसियां एक साथ मिलकर कार्रवाई करेंगी। माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में इस कार्रवाई का आगाज हो सकता है। माफिया अतीक अहमद के गुनाहों की फेहरिस्त और ज्यादा लंबी होती नजर आ रही है। हत्या, वसूली, धमकी, अपहरण और रंगदारी के आरोपी अतीक अहमद के आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों का दावा है कि अतीक ने पाकिस्तानी सप्लायर्स से आरडीएक्स और AK-47 राइफल्स की खेप मंगवाई थी। उसने आरडीएक्स और AK-47 राइफल की ये खेप एक बार नहीं बल्कि कई बार मंगवाई थी। दरअसल अतीक की निशानदेही पर पाकिस्तानी कारतूस बरामद हुआ था, जिसके बाद जांच एजेंसियों का माथा ठनका और उन्होंने अतीक के पाकिस्तानी कनेक्शन की तफ्तीश शुरू की। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये केस NIA को ट्रांसफर किया जा सकता है, जो अतीक के पाकिस्तान और वहां की खुफिया एजेंसी ISI से संबंधों की पड़ताल करेगी। वैसे उमेश पाल हत्याकांड की जांच के दौरान ही यूपी पुलिस को अतीक के पाकिस्तानी कनेक्शन का पता चल गया था। पुलिस को पता चला था कि उमेश पाल और उसके गनर की हत्या जिन हथियारों से की गई है वो पाकिस्तान से मंगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने अतीक अहमद को 45 बोर की पिस्टल, AK-47 स्टेन गन और RDX सप्लाई की थी। पुलिस को मौके से 58 कारतूस मिले थे। ये सभी पाकिस्तानी मेड 9mm की कारतूस थे। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा था। पूछताछ के बाद यूपी ATS ने दोनों भाइयों के खिलाफ ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से कनेक्शन को लेकर एक और FIR दर्ज की थी। यही नहीं, पुलिस के मुताबिक अतीक ने कबूल किया था कि ISI एजेंट से फोन पर उसकी बात हुआ करती थी और वो पाकिस्तान से हथियार मांगता था। पहले बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया और उसके बाद पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की भी हत्या कर दी गई। तीनों को दफना दिया गया, लेकिन शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई। 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस को चकमा दे रही है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन शाइस्ता बुर्के की आड़ लेकर कानून के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही है। तो सवाल यही है कि आखिर कहां छिपी है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन, अतीक की बहन आयशा नूरी और उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर एक साथ हैं। तीनों पिछले 30 दिनों से एक साथ हैं और लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। शाइस्ता, आयशा और साबिर प्रयागराज के कछार इलाके में छिपे हुए थे, जबकि अब इन तीनों के पश्चिम बंगाल भागने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी पुलिस शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और शूटर साबिर की तलाश में खाक छान रही है, लेकिन अब तक उसके सटीक लोकेशन की जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में सवाल यह है कि तकनीक के जमाने में भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? पुलिस शाइस्ता, आयशा और शूटर साबिर को दबोच क्यों नहीं पा रही? दरअसल इसके पीछे वजह है लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का दिमाग। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पुलिस को चकमा देने के लिए एक साथ कई हथकंडे अपना रही है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता, आयशा और साबिर बार बार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। कॉल ट्रेस ना हो सके, इसके लिए शाइस्ता और आयशा हर रोज अपने मोबाइल नंबर भी बदल रही हैं। शाइस्ता और आयशा जब भी बाहर निकलती हैं तो बुर्के में होती हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। शाइस्ता और आयशा बुर्का पहनी दूसरी महिलाओं के साथ ही बाहर निकलती हैं। लिहाजा पुलिस को इन तक पहुंचने में परेशानी हो रही है, लेकिन अब पुलिस ने प्लान B पर काम करना शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस उन लोगों की पहचान कर रही है जो शाइस्ता, आयशा और साबिर की मदद कर रहे हैं। पुलिस अतीक परिवार के करीबियों पर भी नजर रख रही है।
24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम भी फरार चल रहा है। रविवार को इंटरनेट पर अफवाह फैली कि एसटीएफ की टीम ने महाराष्ट्र के नासिक में छापा मारकर गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया और उसे यूपी लाया जा रहा है, लेकिन ये खबर अफवाह साबित हुई। इसी बीच सोमवार को सोशल मीडिया पर गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन कर्नाटक में मिलने की खबर चली और ये खबर भी गलत निकली। 5 लाख का इनामी गुड्डू बमबाज लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। गुड्डू मुस्लिम अभी तक पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। वो आखिरी बार मेरठ में अतीक की बहन आयशा नूरी के घर पर देखा गया था। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई गुड्डू मुस्लिम की ये आखिरी तस्वीर है। मेरठ के बाद गुड्डू मुस्लिम कहाँ गया, किससे मिला, कहाँ छिपा है, इसका कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। तो शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन से जुड़े मामलों में जल्द एक्शन लेने के निर्देश भी दिए। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। शाइस्ता परवीन से जुड़ी ये बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर है कि शाइस्ता कौशाम्बी में छिपी हो सकती है, जिसके बाद पुलिस की टीम कौशाम्बी में सर्च ऑपरेशन चला रही है। कौशाम्बी के पढ़ाना गांव में पुलिस की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता पढ़ाना गांव में छिपी हो सकती है, जिसके बाद पुलिस वहां पर लगातार रेड डाल रही है। तो पढ़ाना गांव में पुलिस की छापेमारी इस समय चल रही है। देखिए, ड्रोन के जरिए नजर रखने की, ढूंढने की कोशिश यूपी पुलिस के द्वारा, प्रयागराज पुलिस के द्वारा की जा रही है। कौशाम्बी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। घर घर जाकर ये तलाश चल रही है, लेकिन क्योंकि शाइस्ता परवीन बुर्का पहनती हैं, पर्दा नशी हैं, और इसीलिए पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही है। बार बार वो अपना ठिकाना बदल रही है, बार बार अपना सिम कार्ड बदल रही है, और इसके चलते ही पुलिस लगातार नाकाम हो रही है। माफिया अतीक और अशरफ की मौत के बाद उन सभी लोगों पर शक की सुई घूम गई है जो कभी अतीक अहमद के करीबी होते थे और जिन्हें अतीक ने फायदा पहुंचाया था। और पुलिस अब ऐसे लोगों की तलाश में जुट गई है। पुलिस अतीक के पुराने कारोबारियों और दुश्मनों का पता लगाने में जुटी है। इन्हीं में से एक है इमरान, जो अतीक का सगा साड़ू भी है। एक समय में इमरान और अतीक साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन फिर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों अलग हो गए। असद ने कई बार इमरान का जिक्र ऑडियो में किया है, जिसमें मोहम्मद मुस्लिम से वो कह रहा है कि इमरान के घर जो है आप आते जाते हैं, इसके साथ साथ इमरान आपके घर आता जाता है और लगातार आप संपर्क किए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या इस पूरे हत्याकांड के पीछे इमरान का भी कोई किरदार है, क्योंकि पहले साथ में अतीक और इमरान रहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा मनमुटाव हुआ कि जिशान ने बाकायदा FIR दर्ज करा दी। इमरान के छोटे भाई जीशान ने ही अतीक के बेटे अली के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और तभी से अली जेल में है। ऐसे में पुलिस की शक की सुई इमरान की तरफ है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं हत्याकांड के पीछे इमरान का हाथ तो नहीं है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के समर्थन में महाराष्ट्र के बीड जिले में होर्डिंग्स लगाए गए। इन होर्डिंग्स में अतीक और अशरफ को शहीद कहा गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और ऐसा ही एक होर्डिंग बीड जिले के अंबेडकर चौराहे पर लगा मिला। शहर के मुख्य चौराहे पर लगे इस होर्डिंग में दोनों भाइयों को शहीद बताते हुए कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई थीं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के विरोध के बाद अब इन होर्डिंग्स को हटा लिया गया है। पुलिस ने पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ धारा 293, 294 और 153 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाह न फैलाने की चेतावनी दी है। अतीक हत्याकांड के बाद से ही इस पूरे मामले पर विवाद भी जमकर हुआ। सियासी बयानबाजी तेज है। इस बीच महाराष्ट्र के बीड में हुई पोस्टर की घटना ने भी नया विवाद खड़ा कर दिया है। अतीक अशरफ मर्डर केस में नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है और दावा किया कि सरकार के इशारे पर ही अतीक और अशरफ की हत्या की गई है। यूपी गवर्नमेंट ने जो उनको पुलिस की कस्टडी में मरवाया है, तो साफ जाहिर है कि जुल्म हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। शफीकुर रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि सरकार जुल्म कर रही है, जबकि कानून सरकार को किसी की हत्या करने की ताकत नहीं देता। जुल्म की इंतहा हो गई। ये सब कुछ जो है, ये तो ताकत सब अपने हाथ में ले ली उन्होंने। कानून तो उन्हें ये इतनी ताकत नहीं देता। शफीकुर रहमान बर्क ने योगी सरकार से माफिया अतीक अहमद के जेल में बंद 2 बेटों की जान की गारंटी भी मांगी है। और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, देश के तमाम सियासी दल अतीक अशरफ मर्डर केस को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि जब भी आज का इतिहास लिखा जाएगा, बीजेपी को तोड़ने वाली पार्टी के रूप में जाना जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि आज जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां अपराध का बोलबाला है। सच्चाई तो ये है कि आज जहां जहां भाजपा का शासन जिस प्रदेश में है, वहां आतंक का राज है।
वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी पुलिस कस्टडी में हुए हत्याकांड को योगी सरकार की नाकामी कहा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि भले ही आज एक माफिया का अंत हो गया हो, लेकिन 3 नए माफिया पैदा हो गए हैं। एक माफिया का अंत अतीक अहमद के रूप में हुआ है, लेकिन पुलिस तंत्र की विफलता ने एक और माफिया को पैदा कर दिया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की बीजेपी तारीफ करते नहीं थक रही। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी दंगा और अपराध मुक्त हो रहा है। वहीं उन्होंने माफिया अतीक अहमद का समर्थन करने वालों को भी करारा जवाब दिया। उत्तर प्रदेश अगर दंगों और दबंगों, बलवाइयों, बाहुबलियों और डकैतों से मुक्त हुआ है और विकास और विश्वास से युक्त हुआ है, तो वो तारीफ करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्राइम और क्रिमिनल पर भी कम्युनल कलर चढ़ाने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, और ये वो लोग हैं जो बहुत माहिर लोग हैं। सेकुलर चोला और कम्युनल खेला करने के बहुत माहिर लोग हैं, ट्रेडिशनल प्रोफेशनल माहिर लोग हैं, लेकिन ये एक्सपोज हो चुके हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष को क्राइम और क्रिमिनल का समर्थन न करने की नसीहत दी है। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की संपत्तियां फिर सीज हुई हैं। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की 4 संपत्तियों को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अटैच किया है। इससे पहले भी ईडी ने 54 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में सख्त कदम उठाने की बात कही है। कर्नाटक के बेलागावी से बेंगलुरु जा रही एक गाड़ी से पुलिस ने करीब 8 किलो का सोना बरामद किया है, जब सोने की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है। हरिद्वार में संत सम्मेलन के दौरान कुछ संतों ने विवादित अपील की। उन्होंने कहा कि दूसरे समुदाय के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हिंदुओं को भी ऐसा करना चाहिए। झांसी में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। माफिया अतीक के सबसे बड़े फाइनेंसर और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को यूपी एसटीएफ ने हिरासत में ले लिया है। मोहम्मद मुस्लिम का अतीक के बेटे असद के साथ बातचीत का ऑडियो सामने आया था, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने अतीक के फाइनेंसर मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम से अतीक अहमद ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद उसने शाइस्ता परवीन को 80 लाख रुपए दिए थे। अतीक के मुंशी की निशानदेही पर पुलिस ने ये रकम माफिया के ऑफिस से बरामद की थी। मोहम्मद मुस्लिम प्रयागराज का हिस्ट्री शीटर है, उस पर 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मद मुस्लिम माफिया अतीक का सबसे बड़ा फाइनेंसर बताया जा रहा है। उसका लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा समेत कई शहरों में जमीन का कारोबार है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद मुस्लिम ने जो पैसे शाइस्ता को दिए थे, उसका इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किया गया था। तो हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे। माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद की यूपी से लेकर दिल्ली तक करोड़ों की संपत्तियां हैं। उसने दिल्ली में भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई संपत्ति पर कब्जा किया और दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 की इस प्रॉपर्टी के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए अतीक और उसके गुर्गों ने यहां रह रहे लोगों को डराया धमकाया था। अतीक ने साल 2006 में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसके बाद आए दिन उसके गुर्गे यहां आकर लोगों से मारपीट करते थे और उनके घरों में तोड़फोड़ भी किया करते थे। अतीक के आतंक के बाद यहां रहने वाले लोगों ने कोर्ट में अपील की थी और तब से ये प्रॉपर्टी बेजार हालत में है। इसके अलावा प्रयागराज के बीरमपुर में 700 हेक्टेयर में फैली अलीना सिटी फेज 1 और फेज 2, बख्शी मोड़ा और दामूपुर में 300 हेक्टेयर में फैली अहमद सिटी भी अतीक शाइस्ता की बड़ी आवासीय परियोजनाओं के रूप में चिन्हित की गई है। इसके अलावा सैदपुर बख्शी गांव में असाद सिटी सैदपुर आवासीय योजना, करेहंदा में सैदपुर आवासीय योजना, लखनपुर आवासीय योजना और रावतपुर में साई विहार आवासीय योजना को भी अतीक का बताया जा रहा है। यूपी एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम में अतीक के नाम से फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाई जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी माफिया अतीक अहमद की संपत्ति का ब्यौरा खंगाला, जिसके बाद उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी के पास कई बेनामी संपत्तियां होने का खुलासा हुआ। इस खुलासे के मुताबिक अतीक अहमद ने अपने राजनीतिक रसूख और आतंक के बलबूते करीबियों के नाम पर बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर संपत्तियां जुटाई। प्रवर्तन निदेशालय की जांच पड़ताल में अब तक अतीक के नाम 700 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का पता चला है। ईडी ने अतीक से जुड़ी 7000 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों का भी पता लगाया है। जांच एजेंसियों को माफिया सरगना से जुड़े 700 बैंक खातों की भी जानकारी मिली है। रेलवे में ठेके, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग समेत सरकारी ठेकों में अतीक की शेल कंपनियां काम करती थी। ईडी को अवैध वसूली, काले धन को खपाने के लिए शेल कंपनियों के इस्तेमाल और किसानों की जमीन पर जबरन कब्जे के अहम दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों में कई रजिस्टर भी हैं, जिनमें डरा धमकाकर की गई अवैध वसूली का पूरा हिसाब रखा गया है। अतीक अहमद शेल कंपनियों के जरिए काली कमाई को सफेद बनाने का काम करता था।
अतीक अहमद के खौफ और जुल्म की इंतहा यह है कि उसने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। अतीक ने अपने रिश्तेदारों की जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अतीक का जो खौफ था, न केवल प्रयागराज के तमाम लोगों के उनके संपत्तियों पर कब्जा करने, जमीन पर कब्जा करने, वो अपने रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ा। जी ये बात सच है, क्योंकि मैं भी रिश्तेदार ही हूँ, मेरे बड़े भाई साड़ू हैं उनके। और जिस तरह हमको 5 साल 6 साल टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, अपने गुर्गे आसाद कालिया वगैरह को लगा के रातों दिन हमें टॉर्चर किया गया, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आज मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, अगर ये बाबा जी की सरकार ना होती, मैं किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ अगर बाबा जी की सरकार ना होती तो मैं बोलने की बात बहुत दूर है, मैं सोच भी नहीं सकता था, FIR भी नहीं कर सकता था। कहीं ना कहीं हमने देखा इस सरकार में किस तरीके की कार्रवाई होती है। मैंने अपनी आवाज़ उठाई, जिस तरह मेरे पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, गोलियाँ चली, बम चले, मैंने FIR करी। उसमें अतीक का बेटा अली आसाद कालिया, इन सब पर FIR हुई। अली अतीक आज मेरे ही मामले में जेल में है और आसाद कालिया फरार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बाबा जी की सरकार में हम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अरबों की मालकिन है। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कारोबारी है और शाइस्ता परवीन का अरबों रुपए का कारोबार यूपी से लेकर हरियाणा तक फैला है। यूपी एसटीएफ ने शाइस्ता की सभी संपत्तियों की लिस्ट तैयार की है। शाइस्ता के नाम सबसे अधिक संपत्ति प्रयागराज में है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी संपत्ति की जानकारी मिली है। एसटीएफ को जानकारी मिली है कि गुरुग्राम में शाइस्ता के नाम पर फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी पंजीकृत है। गुरुग्राम से ही संचालित मेसर्स जाफरी एस्टेट लिमिटेड का रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है, जिसकी मालकिन शाइस्ता है। शाइस्ता के भाई फारूक और जकी के नाम से 4 कंपनियां MJ इंफ्रा लैंड LLP, MJ इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, MJ इंफ्रा हाउसिंग और MJ इंफ्रा स्टेट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड का संचालन भी गुरुग्राम से ही किए जाने की जानकारी एसटीएफ ने जुटाई है। जानकारी के मुताबिक अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही उसका पूरा कारोबार संभाल रही थी। यूपी एसटीएफ ने जिन कंपनी और संपत्तियों का डेटा जुटाया है उन्हें जब्त किया जा सकता है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद ने पूछताछ में किया था बड़ा खुलासा। अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने की बात पुलिस के सामने कबूली थी। अतीक ने असद को गाड़ी से बाहर न निकलने के लिए कहा था। अतीक ने असद को गोली चलाने से भी मना किया था। अतीक ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि असद को गुड्डू मुस्लिम ने गाड़ी से उतरने के लिए कहा था। गुड्डू मुस्लिम ने ही असद को गोली चलाने के लिए उकसाया था। गुड्डू मुस्लिम ने कहा था कि शेर के बच्चे हो, इलाहाबाद ऐसा दहलाओ जैसा भाई ने दहलाया था। और इसी के बाद असद ने गाड़ी से उतरकर बंदूक लोड की थी। तो गुड्डू मुस्लिम ने ही असद को गोली चलाने के लिए उकसाया था। अतीक अहमद ने यह बड़ा बयान पुलिस की मौजूदगी में पुलिस पूछताछ में दिया था। गुड्डू मुस्लिम ने असद को उकसाया था। अतीक ने उसको गाड़ी से उतरने के लिए और बंदूक चलाने के लिए मना किया था। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ तो मारा गया, लेकिन अतीक गैंग का खौफ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अतीक अहमद ने जो गैंग खड़ा किया था वो अभी भी सक्रिय है। अतीक गैंग के 32 गुर्गों के बारे में पता चला है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ प्रयागराज में भी हो सकते हैं, जबकि बाकी के दूसरे जिलों में छिपे हैं। अतीक गैंग के इन गुर्गों में कुछ शार्प शूटर्स भी हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अतीक गैंग में मोहम्मद मुस्लिम का नाम भी है, जिसे आज ही पुलिस ने उठाया है। मोहम्मद मुस्लिम अतीक की प्रॉपर्टी का काम देखता है और वो इस गैंग में 14वें नंबर पर है। आबादी के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। UNFPA के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख ही है। UNFPA की ताजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और चीन की आबादी में 29 लाख का अंतर है। आबादी के मामले में तीसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसकी जनसंख्या 34 करोड़ है। UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी भी भारत में ही है। भारत में 10 से 24 वर्ष तक की उम्र वालों की आबादी 26% है, जबकि चीन में 10 से 24 वर्ष तक की उम्र वालों की आबादी 18% है। वहीं बुजुर्गों की आबादी के मामले में चीन आगे है। UNFPA के मुताबिक भारत में 65 से ऊपर के लोग 7% हैं, जबकि चीन में इस आयु के लोगों की आबादी 14% है। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि कर्नाटक में आज एक पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई। कर्नाटक के मैसूर में एक पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग के बाद पटाखों में लगातार विस्फोट हो रहे हैं। पटाखों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा शख्स ट्रेन के नीचे आने वाला था, तभी वहां मौजूद कुली ने उसकी जान बचाई है। नोएडा में अपने पालतू कुत्ते के साथ बाहर निकली महिला पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्ते लगातार महिला को दौड़ा रहे थे। हरियाणा के पंचकुला जिले में स्कूल की बस पलट गई है। हादसे के वक्त बस में लगभग 30 बच्चे सवार थे। राहत की बात रही कि किसी भी बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। असम की राजधानी गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर का विकास भी वाराणसी के विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्विटर पर कामाख्या देवी कॉरिडोर के मॉडल का वीडियो भी शेयर किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के मुताबिक कामाख्या देवी कॉरिडोर बनाने पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि काम शुरू होने के 2 साल के भीतर कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामाख्या देवी कॉरिडोर का शिलान्यास कर सकते हैं। कॉरिडोर के रास्ते में पड़ने वाले मकानों और पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को वहां से हटाया जाएगा। बताया गया है कि इसके लिए लगभग सभी मकान मालिकों और दुकानदारों ने अपनी सहमति दे दी है। कॉरिडोर तैयार होने पर इन दुकानदारों को तय जगह पर दुकान देने का भी प्रस्ताव है। गुवाहाटी में नील पर्वत पर बना कामाख्या देवी मंदिर 7000 साल से भी ज्यादा पुराना है। कामाख्या देवी मंदिर को 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मौसम में बदलाव के साथ ही हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरने लगी है। अप्रैल के महीने में एक और मैदानी इलाके तप रहे हैं, तो दूसरी ओर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज सुबह से ही अटल टनल, रोहतांग पास और सोलांग वैली में बर्फबारी हो रही है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें एक बार फिर वादियां बर्फ से ढकी हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये अप्रैल नहीं दिसंबर की तस्वीर है। सड़कों पर सन्नाटा और हर तरफ बर्फ की परत जमी दिखाई दी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मनाली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश भी हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मौसम का यही मिजाज बना हुआ है, जहां निचले इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जबकि ऊपरी क्षेत्रों में बीते दिन से ही बर्फ कब्जा जमा रही है। कारगिल, बांदीपोरा समेत कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के बाद श्रीनगर लद्दाख रोड आवाजाही के लिए बंद हो गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रशासन ने एवेलांच का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाके आग उगल रहे हैं। चिलचिलाती धूप ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ज्यादातर मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। ऐसी गर्मी में घर से बाहर तक निकलना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत के ज्यादातर जिलों का यही हाल है। लखनऊ और कानपुर में भी तापमान 40 डिग्री के पार है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी गर्मी से बेहाल हैं। कानपुर जू में जानवरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। जानवरों को मौसमी फल दिए जा रहे हैं ताकि वो गर्मी से निपट सके। बिहार के गया में गर्मी का आलम यह है कि पारा बीते कई दिन से 40 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। लू के थपड़ों से बचने के लिए सड़कों पर निकलने वाले या तो चेहरा ढककर बाहर निकल रहे हैं या हाथों में छाता नजर आ रहा है। इस गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से खास गुजारिश रहेगी कि बच्चों की गर्मी की छुट्टी जो है थोड़ा पहले करवा दिया जाए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में बारिश होने के आसार जताए हैं, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है। हीरे की अंगूठी तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन हम जिस अंगूठी के बारे में आपको बताने वाले हैं वो कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि इस अंगूठी में 1, 2, 100 या 1000 नहीं बल्कि 50,907 छोटे बड़े हीरे जड़े हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इस बेशकीमती अंगूठी में 50,907 छोटे बड़े हीरे, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब जब इतने हीरे जड़े हैं तो कीमत भी कम नहीं होगी। इस अंगूठी की कीमत 6 करोड़ 45 लाख रुपए है। इसका डिजाइन भी अपने आप में बेहद खास है। इस अंगूठी में हीरो से बने फूल पर बैठी तितली का डिजाइन है। इस अंगूठी को बनाया है सूरत की मशहूर ज्वेलरी फर्म HK डिजाइन्स ने। कारीगरों ने ये नायाब अंगूठी तैयार करने में पूरे 9 महीने का समय लगाया है। इसमें 460.55 ग्राम सोना, 130.19 कैरेट हीरे का इस्तेमाल हुआ है। इस अंगूठी के नाम सबसे ज्यादा हीरे जड़े होने का रिकॉर्ड है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली है। हमने आपको ये नायाब अंगूठी दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में एक अस्पताल की खिड़कियों से लोग बाहर कूदते दिखाई दिए। बताया गया कि बीजिंग के चांगफेंग अस्पताल में आग लग गई, जिसमें 29 लोगों की मौत की खबर है। क्योंकि आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढने लगे। अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली थी। कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बचने की कोशिश करते। वहीं कुछ लोगों ने अस्पताल की दीवार पर लगे AC के एग्जॉस्ट पर बैठकर अपनी जान बचाई।
कुछ ऐसे भी थे जो बेडशीट को रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए खिड़की से नीचे कूद रहे थे। इस दौरान अस्पताल की इमारत से काला धुआं उठता दिखा। आग के बीच अस्पताल के कर्मचारियों ने 71 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला। बीजिंग के चांगफेंग अस्पताल में ये आग मंगलवार को लगी, जिसकी जानकारी मिलते ही फायर फाइटर्स वहां पहुंचे और रेस्क्यू शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि अस्पताल के अंदर मरम्मत का काम चल रहा था, जिससे निकली चिंगारी ने देखते ही देखते खतरनाक रूप धर लिया। देश में कोरोना के मामले एक दिन के अंदर फिर अचानक बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,542 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को 7,633 केस मिले थे, यानी पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38% केसों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना की वजह से देश भर में पिछले 24 घंटे में 38 लोगों की जान गई है। इससे एक दिन पहले कोरोना से 11 लोगों की मौत हुई थी। केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र देश के सबसे संक्रमित राज्य हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,041 मामले सामने आए। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1537 मामले और महाराष्ट्र में 949 नए केसेस मिले हैं। देश में कोविड टेस्टिंग पॉजिटिविटी रेट 4.39% है, लेकिन दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 32% से अधिक है। बढ़ोतरी की ऐसी रफ्तार 2020, 2021 और 2022 में कोविड की तीसरी लहर में भी नहीं देखी गई थी। आगे बढ़ेंगे। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज से मैच फिक्सिंग करवाने की कोशिश की गई है। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को एक ड्राइवर ने मैच फिक्सिंग का ऑफर दिया। सिराज ने बीसीसीआई से की गई शिकायत में बताया कि मैच की अंदरूनी जानकारी देने के लिए उन्हें पैसों का लालच दिया गया है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की सुसाइड से पहले का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक्ट्रेस कह रही है कि अगर उसे कुछ हुआ तो समझ लीजिए कि उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा। कर्नाटक के यादगीर में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी नामांकन की फीस को सिक्कों के जरिए अदा किया। गांव में भीख मांगकर उसने 10,000 रुपए जमा किए थे। हरियाणा के गुरुग्राम में गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पुलिस ने 19 जगह पर रेड मारी है। उनके सहयोगी भी पुलिस के रडार पर हैं। दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों में एक चीता लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ओबान नाम का ये चीता एक बार फिर कूनो नेशनल पार्क का जंगल छोड़कर बाहर भाग गया है और आशंका जताई जा रही है कि जंगल में उसकी मुठभेड़ टाइगर से हो सकती है, क्योंकि ओबान नाम का चीता इस बार कूनो नेशनल पार्क से निकलकर माधव नेशनल पार्क पहुंच गया है। माधव नेशनल पार्क में कई बाघ और तेंदुए भी हैं। हाल ही में वहां 2 बाघिन और 1 बाघ को छोड़ा गया है, जो खुद भी अपने नए आशियाने की तलाश कर रहे हैं। वन विभाग का मानना है कि जंगल के अंदर चीता और बाघ आमने सामने आ सकते हैं। नामीबिया से आए चीतों ने अपने जीवन में कभी बाघ और तेंदुए देखे ही नहीं है, बल्कि दशकों से देश के जंगल में किसी भी चीते और बाघ की टक्कर भी नहीं हुई है। ऐसे में दोनों ही जानवर एक दूसरे को देखकर किस तरह बर्ताव करेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाघ से सामना होने पर ओबान नाम के चीते की जान को खतरा जरूर हो सकता है। हालांकि अभी ओबान माधव नेशनल पार्क के जिस इलाके में मौजूद है वहां से बाघ काफी दूर हैं, लेकिन अगर ओबान इसी तरह जंगल में आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही बाघ से उसका सामना हो सकता है। वहीं दक्षिण अफ्रीकी विशेषज्ञों का कहना है कि नामीबिया के जंगलों में शेर और चीते दोनों हैं। ऐसे में भारत लाए गए ये चीते बाघ और तेंदुओं का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। बिहार में जातीय जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस काम में प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षकों को लगाया गया है, जिसकी वजह से स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। और जब छात्रों की पढ़ाई के मुद्दे ने तूल पकड़ा तो पटना और सासाराम के जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने नया फरमान जारी कर दिया। इस फरमान में लिखा था कि शिक्षकों के नहीं होने पर सीनियर क्लास के बच्चे जूनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। और चौथी क्लास में और तीसरी क्लास में हम हैं, इसमें देखिए चौथी और तीसरी क्लास के बच्चे जो हैं वो हैं, और 8th क्लास की जो बच्ची है वो क्लास ले रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों का फैसला लागू होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। शिक्षक भर्ती को लेकर पहले से ही आंदोलन कर रहे टीईटी अभ्यर्थियों ने इसके विरोध में पटना में शिक्षा विभाग के बाहर प्रदर्शन किया। अब बच्चों के सहारे विद्यालय कैसे चलेगा? आप ही सोचिए, बच्चे कैसे विद्यालय को पढ़ेंगे? उनको ट्रेनिंग दिया गया पढ़ाने का। स्कूलों में पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग के इस जुगाड़ की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। शिक्षा विभाग के जुगाड़ ने बीजेपी को बैठे बिठाए राज्य सरकार को घेरने का एक मौका दे दिया। जहरीली शराब से मौत के मामले में पहले से ही बैकफुट पर चल रही नीतीश सरकार एक बार फिर निशाने पर है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के राज्य में बिहार की शिक्षा व्यवस्था गर्त में जा चुकी है। ये जनगणना में शिक्षक को लगा रहे हैं, शिक्षक का पूरा, इनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं। इस सरकार को पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका है। बीजेपी को जवाब देने उतरे जेडीयू प्रवक्ता ने पूरे मुद्दे को बेवजह बताते हुए इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अनावश्यक विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के लोग इस मुद्दे को भुनाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि देश में बिहार के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश जाए।
वहीं आरजेडी प्रवक्ता ने मामले की पूरी जानकारी नहीं होने की दलील देते हुए बचने की कोशिश की। हमने अभी इस पूरे पत्र को देखा नहीं है। हम इस पत्र को देखने के बाद ही किस संदर्भ में उन्होंने ये पत्र निकाला है, किन कारणों से निकाला है। बीजेपी के तेवर को देखते हुए लग रहा है कि ये मामला जल्द थमने वाला नहीं है। देश के जाने माने सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने सुपरटेक के नोएडा में स्थित हेड ऑफिस को सील कर दिया है और ये कार्रवाई रेरा के 33 करोड़ 56 लाख रुपए ना चुकाने पर की गई है। इस संबंध में नोएडा जिला प्रशासन ने सुपरटेक को कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन बिल्डर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुनादी करवाए जाने के बाद भी जब बिल्डर ने बकाया राशि जमा नहीं करवाई तो जिला प्रशासन ने नोएडा स्थित हेड ऑफिस को सील कर दिया। हेड ऑफिस को सील किए जाने के बाद जिला प्रशासन अब बकाया रकम की वसूली में जुटा हुआ है। बकाया रकम की वसूली के लिए 40 से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हम आपको बता दें कि रकम की वसूली के लिए रेरा ने सुपरटेक को एक रिकवरी सर्टिफिकेट यानी आरसी जारी किया था। नियम है कि आरसी जारी होने के बाद 15 दिनों तक रकम चुकाने का समय मिलता है, लेकिन सुपरटेक ने जब रकम नहीं चुकाई तो जिला प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। वहीं इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन और बिल्डर आमने सामने आ गए हैं। सुपरटेक ग्रुप इस कार्रवाई को अवैध कह रहा है, जबकि प्रशासन का कहना है कि दूसरे बकायेदार बिल्डर्स के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। Z News.